Good morning, friends. Welcome back, all of you, in this huge question. And once again, we are going to playing a game. I mean, in a huge manner, we are going to solve some questions. Let's see, huge dhamal. Welcome to all of the guys. Let's see, first question, आपके स्क्रीन पर. Consider the following statement. प्रबंधन्स क्या है? द्रविड़ वेदा, अष्टाध्यायी. सही मैच कीजिए. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है ऊपर वाला? चलिए, अष्टाध्यायी तो आपको पता होगा, ये पाणिनि द्वारा लिखा गया, तो 3 तो काटिए दीजिए. अब रहा बात, एक तो सही ही है, 2 सोचिए. द्रविड़ वेद, क्या ये कंपोजिशन किया गया था नैनार के द्वारा? तो जी हाँ, इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर. दोनों सही है. प्रबंधन जो है कंपोजिशन अलवार के द्वारा है, और द्रविड़ वेद जो है वो नैनार के द्वारा कंपोज किया गया था. वैष्णव पोएट सेंट, उसको हम लोग अलवार करते हैं, अलवार कहते हैं. तमिल वर्ड डिनोटिंग दोज ड्रोन्ड इन द विष्णु भक्त प्रीच्ड सिंगल माइंडेड डिवोशन ऑफ विष्णु या फॉर विष्णु, एंड देयर सॉन्ग्स वेर कलेक्टिवली नन एज प्रबंधन्स. उनके जो संगीतों का जो संगम होता था, संगीतों का जो कलेक्टिव समूह होता था, उसे प्रबंध कहा जाता था या प्रबंधन्स कहा जाता था. सेव मूवमेंट इन साउथ फ्लोरिस्ट at the beginning of through the activities of many of the 63 saints. 63 saints, none in the Tamil as Nainar, Shiv Bhakts. Their applying emotional songs in Tamil Nadu were called Tevaram Sutras, also known as Dravid Veda, and ceremonially sung in local Shiv temples. अष्टाध्यायी संस्कृत का treatise on grammar written in the 6th to 5th century BCE by the Indian grammarian Panini. Okay, next question. Consider the following statement regarding Indo-Islamic architecture in India. Indo-Islamic architecture पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है. Indo-Islamic structure were heavily influenced by the sensibilities of the Indian architectural and decorative forms. Next option. Indo-Islamic architecture introduced spaciousness and massiveness in the architecture. Indo-Islamic architecture use more of human and animal figures. चलिए, हिंस तो है, आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से. जी हाँ, मैंने करेक्ट पूछा है, तो आप आराम से इसका प्रश्न का जवाब दीजिए बिना कोई संकोच किए, क्योंकि 3 तो गलत है, और 3 गलत होने के कारण आपका आंसर मिल चुका है. ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 3 जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उनमें मनुष्यों और जानवरों का फिगर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये बाध्य था उन लोगों के लिए. इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर वेयर हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चरल एंड डेकोरेटिव फॉर्म्स. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, जैसा कि ऑप्शन में दिया था वो गलत था. वाइल हिंदू आर्किटेक्चर हैड बिकम टू कंजेस्टेड, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस, बहुत जगह इसमें खाली खाली स्पेसिस, जो स्पेस बोलते थे, स्पेसियसनेस था, मैसिवनेस था, ब्रेड था, बहुत चौड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत आकार उसमें बहुत जगह होता था. यही है फीचर्स. अगला क्वेश्चन है, लापीज लाजूली इज ए रिच ब्लू सेमी प्रीसियस स्टोन समटाइम्स फ्लैक विद गोल्ड. इन मिडाइवल इंडिया it was used in the ornaments as official seals where the stone was usually source from. ये किसके बारे में बताया जा रहा है? कहाँ? where the stone was usually source from, कहाँ से ये मिलता था? लापिस लाजुली, इस जावा, इस नॉर्दर्न अफगानिस्तान, चाइना, वेस्टर्न घाट्स, इंडिया. लापिस लाजुली इस ब्लू सेमी प्रीसियस स्टोन इज समटाइम्स, इस राइट आंसर बी इज द राइट आंसर. नॉर्दर्न अफगानिस्तान में इसकी पहचान की गई थी. मेन सोर्स इन एंशियंट वर्ल्ड वाज द माउंटेन ऑफ बदाख्सा या बदकसान. नॉर्दर्न अफगानिस्तान में है बदकसान या बदकासान, फ्रॉम वेयर इट वाज ट्रेडेड वाइडली. लापिस लाजुली वाज यूज एज
inlay in ornaments, jewelry, seals. Today, mines in the northeast Afghanistan and Pakistan are still the major source of lapis lazuli. Important amounts are also produced from mines west of Lake Baikal in Russia and in Andes Mountains in Chile. Smaller quantities are mined in Italy, Mongolia, United States, Canada. It was used by some of the most important artists of Renaissance and Baroque, including Mexico, Titan, Vermeer, so on. अगला क्वेश्चन है, Sarais, a prominent feature during the medieval India inn is big hole in the front of temple, curves in the arc, धर्मशाला, या फिर डेकोरेशन ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर विद द मोजाइक. सराइज. सराइज का मतलब धर्मशाला होता है. सी इज द राइट आंसर. यहाँ ठहरने का स्थान होता था. धर्मशाला या ट्रेवलर्स लॉज बोलते हैं इसको हम लोग. ह्यूजली इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ मिडाइबल इंडिया वाज द सराय विच रिंग सिटीज एंड डोटेड बाय वास्ट स्पेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. Sarai were largely built on simple square or rectangular plane and were meant to provide temporary accommodation to Indian and foreign travelers, pilgrims, merchants, traders, etc. In effect, Sarai were public domains which thronged with the people of the varied culture backgrounds. यहाँ पर लोगों को आपस में मिलने, बैठने, बातचीत करने, या एक दूसरे के बीच आचार विचार और कह सकते हैं उनके जो आदत, उनके जो व्यवहार, उनकी जो सांस्कृतिक कल्चर का एक तरह से कह सकते हैं मिलाप होता था यहाँ पर. दिस लीड टू द क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शन, इन्फ्लुएंसेस एंड सिंक्रेटिक टेंडेंसी इन द कल्चरल मोड्स ऑफ द टाइम्स एंड द लेवल ऑफ पीपल. ये आपको पता होगा सराय बनाने के लिए कौन फेमस था? फिरोज शाह तुगलक बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मतलब बहुत से सराय बनाए लोगों के लिए, और तुगलक डायनेस्टी इसके लिए फेमस है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पद्मनाभम्बी. ये क्या है? पद्मनास्वामी टेम्पल. ये पद्मनास्वामी टेम्पल इज़ अ हिंदू टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है. द टेम्पल इज़ बिल्ट इन एन इंट्रिकेट फ्यूजन ऑफ चेरा स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. और तीसरा है, मेन डीटी इन द पद्मनाभाई स्वामी या पद्मनाभा स्वामी टेम्पल is the Lord of Vishnu in posture of eternal yogic sleep on the serpent आदि शेष नाथ के ऊपर बैठे हुए हैं. चलिए करेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए. क्या ये तमिलनाडु में है? सोचिए. चलिए, एक का जवाब इसका मिल चुका है, एक तो गलत है, एक काटिए आप फटाफट. सी इज द राइट आंसर. ये जो हिंदू टेम्पल है वो त्रिवेंद्रपुरम केरला में, ना कि तमिलनाडु में, इसलिए मैंने एक छाट दिया था. ये पद्मनाभा स्वामी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो कि लोकेटेड है त्रिवेंद्रपुरम केरल में. द टेम्पल इज बिल्ट इन द प्रिंसिपल डीटी विष्णु इज इंसिन्ड इन द अनंताशयना पोस्चर, the eternal yogic sleep on the serpent Adi Sesna. Padmanabha Swami is the tutelary deity of the royal family of Travancore. Next question. First law commission was established under the chairmanship of Lord Macaulay by the Government of India Act 1935, चार्टर एक्ट 1833, लॉ कमीशन एक्ट 1867, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ओके, राइट आंसर इज 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें कि लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था. चेयरमैनशिप उसके लॉर्ड मैकाले थे. लॉ रिफॉर्म इन द एंशिएंट प्रेडिक वाज एडहॉक था और कोई निश्चित इंस्टीट्यूलाइजेशन नहीं हुआ था. लेकिन सिंस द थर्ड डिकेड ऑफ द 19th century लॉ कमीशन वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना अंडर द चार्टर एक्ट 1833 के तहत. उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा लॉ कमीशन 53, 61, 79 में हुआ.
help adapt English law to the Indian condition. The first law commission of independent India was established in 1955 with the Attorney General of India, Mr. M.C. Sitalwad, and its chairman. Article 131 of the Indian Constitution deals with power of the President to seek an opinion from the apex court. A state can move directly to the Supreme Court in the matters of dispute with the center. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in the appeals from High Court in certain cases. A special leave to appeal the Supreme Court. This is also a simple question. B is the right answer. States can move directly to the Supreme Court in the matters of dispute with the center. सेंटर के साथ या राज्य के साथ या राज्य केंद्र के बीच अगर कोई विवाद हो तो आर्टिकल 131 का हवाला दिया जाता है. आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 11th शेड्यूल of the Indian Constitution, which of the following functional items were exclusively placed within the purview of Panchayat? Okay, exclusive placed within the purview of Panchayat. Small scale industry including food processing industry, fuel and fodder, technical training and vocational education, cattle, ponds, prevention and cruelty of animals, libraries, vital statistics including registration of births and deaths. Okay, this is good question, but there should be a elimination method will be helpful. Because you know about that. 1 2 3 4. yes. Statement 4, think about it. क्या ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी एनिमल्स है ये आएगा पंचायत के अंडर में? तो आई थिंक 4th इज एलिमिनेटेड, easily can be eliminated. 4 तो गलत हो गया. C is the right answer. 1 2 3 5. 11th शेड्यूल इट कंटेन 29 फंक्शनल आइटम्स है जिसके बारे में आप पढ़ते रहिएगा बैठ के आराम से, जिसमें आपको पता होगा एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, उसके बाद कंजर्वेशन है, माइनर इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है, पोल्ट्री है, फिशी है, सोशल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, फॉडर, रोड्स, कल्टर, ब्रिजेज, फेरीज, वाटरवेज, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन है इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, वोकेशनल एजुकेशन है, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, लाइब्रेरीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, मार्केट एंड फेयर्स है, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरी, फैमिली वेलफेयर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर जिसमें इंक्लूडिंग है वेलफेयर ऑफ हैंडीकेप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन, वेलफेयर ऑफ सीकर सेक्शन एंड पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटीज़ एसेट है, लेकिन कहीं भी क्रूरटी ऑफ एनिमल्स से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान नहीं है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. The convention of appointment या appointing the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India is violated more than once. क्या ये जो चीफ जस्टिस जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उसको नियुक्ति करने का जो प्रावधान होता था, ये कन्वेंशन जो था उसको 2 या 10 एक से अधिक बार तोड़ा गया है. और सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट के जज केसेस रूल दैट सीनियर मोस्ट जज इज द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. थर्ड ऑप्शन है Supreme of the judge of the Supreme Court is removed on the grounds of the proved misbehavior or incapacity, which is the correct statement. चलिए, I think बहुत ही अच्छा सवाल लेकिन इजी सवाल. चलिए, इसका सही जवाब है 2. तो पहले छाटिए, 2 खत्म, 1 तो सही है ही है दोनों में और 3 भी बिल्कुल सही है, इसलिए 1 और 3 इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. 1950 से 1973 के बीच में द प्रैक्टिस हैज़ बीन अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 73 तक तो ठीक था, चीफ जस्टिस वही बनते थे जो सीनियर मोस्ट होते थे, लेकिन दिस एस्टेब्लिश कन्वेंशन वाज वायोलेटेड. 1973 में इसको वायोलेटेड कर दिया गया बाय A.N. रॉय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द सुपरसीडिंग द 3 सीनियर जजेज. जब A.N. राय की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में हुई तो 3 सुपर जजेज उनसे सीनियर थे और उसको उल्लंघन करते हुए उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया. दूसरी बार
1977 में हुआ। MU बेग को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में बाय फिर से सुपरसीडिंग किया गया सीनियर मोस्ट जजेस को। द डिस्क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जजेस केस। और ये जो डिस्क्रिएशन जो गवर्नमेंट का था उसको कर्टेल, उसमें एक लगाम लगाई गई सेकंड जज केस में, ना कि फर्स्ट जज केस में। सेकंड जज केस 1993 में आया था, इन विच द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एट द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही था प्रावधान। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है उसके पद से, लेकिन शर्त यह है प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली एंड ओनली आफ्टर द एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम। जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा उस पर एक आदेश ना दिया है, यह ऐसा नहीं हो सकता है, सेम सेशन में होना चाहिए उस रिमूवल प्रोसेस के लिए। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय, इसके लिए सबसे पहला जरूरी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, और साथ साथ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर जो कि प्रेजेंट है हाउस में और वोटिंग के लिए मौजूद है। द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल दो ही है, एक है मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन असाइंड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। विच ऑफ द फ्लोइंग रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन से काम है सुप्रीम कोर्ट के? इट इज़ ए फेडरल कोर्ट, इट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, it is the guarantor of the fundamental rights and of the citizens, it is the guardian of the constitution. This is the simplest question ever, I think so, because everything इसमें जितने दिए गए सही के सही सारे ऑप्शन सही है सुप्रीम कोर्ट के कार्य के लिए। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन असाइंड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज़ ए फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन है, और साथ ही गार्जियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। यही संविधान की दिशा निर्देशों को निर्धारित करते हैं, परिभाषित करते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग उपनिषद टॉक अबाउट चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड कृष्ण फॉर देयर फर्स्ट टाइम? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जबला उपनिषद या फिर चंडोग्या उपनिषद? लेट्स सी अबाउट इट। कौन सा उपनिषद लॉर्ड कृष्ण बचपन के चर्चा करता है? ये है सही जवाब चंदोगया उपनिषद। डी इज द राइट आंसर, चंदोगया उपनिषद टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड कृष्ण फॉर द फर्स्ट टाइम। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट या रिगार्डिंग अशोक्स धम। इट कंटेन द आइडल ऑफ द वेलफेयर स्टेट, इट बेन्ड punishment of the offenders and their imprisonment, it advocated the tolerance among the all religious sect, animal sacrifice were practiced। चलिए इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है, लेकिन ध्यान रहे। तो क्या ये इन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिया था ऑफेंडर और जो गुनाह करते थे उनके इम्प्रिजनमेंट बंद कर दिया था? तो ये तो गलत है, तो दो को शामिल कीजिए, दो जो जिसमें है, तो ये तो ख़त्म हो गया 1 3 4। रही बात क्या एनिमल सेक्रीफाइस बेयर प्रैक्टिस किया जाता था, सोचिए, वो भी तो गलत है। इसका मतलब 4 सही होना चाहिए और बाकी सारे के सारे। वेलफेयर स्टेट की बात थी तो ये 1 नहीं होगा, और बैंड ये तो नहीं है। एडवोकेट अमंग द रिलीजियस सेक्ट्स, टॉलरेंस ये सही है, इसलिए आपको 3 भी बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया बी इज़ द राइट आंसर। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर and maintenance of the constant contact with the people through the system of Dhamma Matrayas was an important feature of Ashok's Dham. Dham Mahamatrya were asked by Ashok to take steps against unjust imprisonment. Remission of sentence is also mentioned in the Ashok's inscription, but he didn't advocate non punishment. कभी उन्होंने non punishment की बात नहीं की थी। Service to the father mother, practice to the Isma, love of truth, reverence of teachers and good treatment of relatives, prohibition of animal sacrifices, festival gathering and avoiding expensive and meaningless ceremonies and rituals. Human treatment of servants by masters and prisoners were by the government official, consideration and non-violence to animals and courtesy, relation to and liberty to the Brahmins. Next question. Allahabad pillar inscription is associated with of the following. Allahabad pillar ये ऑल्सो नहीं, प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ा हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न है,
सोचिए। चलिए, सोच लिया आपने। ये है समुद्रगुप्त से, इलाहाबाद का समुद्रगुप्त या प्रयाग प्रशस्ति। ये लिखा गया था उनका कोट पोएट था, उसका नाम था हरि सेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड courtiers Abul Fazl to write Akbarnama, a work of 3 volumes. The volume deal with Akbar ancestors, evolution of administrative setup in Indian subcontinent, geography of India, events of Akbar reign. चलिए, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है 1 तो 1 और 4 इज द राइट आंसर, बाकी कोई बात नहीं रखा गया था। ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड अकबर एंसेस्टर, सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्ड अकबर का राज्य शासनकाल, थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हाउस होल्ड, आर्मी, उसके रेवेन्यू और उसका जियोग्राफी ऑफ एम्पायर, ना कि इंडिया का एम्पायर। It also provides his detail about the tradition, culture, the people living in India. Most interesting aspect about Aine Akbari, its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, peace, prices, wages, revenues. Fifth question. Consider the following statement regarding the proposal of the Cripps mission. Okay, Cripps mission का जो proposal था उस पर विचार करते हुए बताइए। An Indian union with a dominion status would be set up. Okay. Defense of India would remain in the British hands. It allowed the Muslim the right to self-determination and creation of Pakistan. Okay. I think this is the simple question. Don't worry about it. I think you know about that answer. 3 तो पार्टियाँ दीजिए। पाकिस्तान की कोई स्वतंत्रता की से बात नहीं की है इसमें, और जहाँ तक एक भी सही है तो 2 तो ऑटोमेटिक दोनों में है, इसलिए एब्सोल्युटली ए इज द राइट आंसर। द मेन प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन इस प्रकार है। पहला तो इंडियन यूनियन विद ए डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप, इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट रिलेशन विद दी, एक तो कॉमनवेल्थ के साथ, दूसरा फ्री टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडी में आप शामिल हो सकते हैं, आपकी मर्जी। आफ्टर द एंड ऑफ द वार, युद्ध के समाप्ति के पश्चात एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड बी कन्वेंटेड टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। Members of this assembly would be party elected by the provincial assemblies through proportional representation and partly nominated by the princes. British government would accept the new constitution subject to 2 conditions. Any province not willing to join the union could have a separate constitution and form a separate union. दूसरा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड negotiate a treaty to effect the transfer of power and to safeguard the racial and religious minorities. In the meantime, defense of India would remain in the British hand and the Governor General powers would remain intact. The Congress objected to the offer the dominant status instead of the provision for complete independence, जहाँ कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी और ये क्रिप्स मिशन बोलता डोमिनेंट स्टेटस ले लो, तो कांग्रेस तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करेगा। और दूसरा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैव बाय नॉमिनीज नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, ये भी उनको स्वीकार नहीं था। राइट टू प्रोविंस टू सिसिड एज दिस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्र एकता के एक तरह से अगेंस्ट में था कि राइट दे दिया जाए प्रोविंसेस को कि आप चाहे तो अलग हो जाइए। अब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, तुरंत जो पावर का ट्रांसफर होगा उसके बारे में कुछ नीति ही नहीं थी। Absence of any real share in the defense. Governor General supremacy had been written. Governor General अभी भी सुप्रीम था, उसकी पावर अभी भी सर्वोच्च था, and demand that the Governor General be only the constitutional head and not been accepted. इसको कैसे स्वीकार सकते हैं? यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी इसका क्रिटिसाइज इसलिए कर दिया क्योंकि सिंगल यूनियन का उन्होंने कंसेप्ट कभी सोचा नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि सिंगल यूनियन इंडिया बने। Did not like the machinery for the creation of a constitutional assembly and proceeded to decide on the accession of the province to the union, और यूनियन में जिस तरह से प्रोविंसेस का शामिल होना था वो प्रक्रिया उनको पसंद नहीं थी। थॉट दैट द प्रपोजल डिनाइड द मुस्लिम
द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात मुस्लिम लीग के लिए दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान शब्द या पाकिस्तान अलग होगा, ऐसा कोई भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया था, इसी कारण बस ये फेल हो गया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। वाइल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट include the production of goods and service within a country by all the producer, जबकि gross GNP produce product capture all goods and services that is produced by the citizen of a country. Okay, usually GNP tends to be less if an economic is highly globalized and competitive, and many of its multinational companies are operating in other countries. Yes, I think you can easily eliminate it with the help of elimination method. जब विदेशी कंपनियां जब ज़्यादा अगर काम करेगी, विदेश में काम करेगी, तो आपको वो जीएनपी का जो पैसा क्या वो भारत के लोगों को मिल पाएगा? सोचिए, क्या ये लेस होता है? चलिए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। केवल और केवल इसका स्टेटमेंट 1 सही है और दूसरा स्टेटमेंट अपोजिट दे दिया गया है। देखिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इंक्लूड द प्रोडक्शन विद इन ए कंट्री बाय ऑल द प्रोड्यूसर, चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित कर रहे हैं और उनके द्वारा उत्पादित किया गया वस्तु हो, सेवा हो, उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो जीडीपी में शामिल होगा। वो किसके द्वारा उत्पादन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ही क्यों ना उत्पादन किया जा रहा हो। जबकि जीएनपी जो होता है ये एक तरह से नागरिकता का बोध कराता है। भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादन की गई सभी वस्तुओं, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हो, उनका सारा जो अंतिम मूल्य, अंतिम पैसा जो होगा, उनका जोड़ जो होगा वो जीएनपी देगा। चाहे वो अब्रोड में हो, विदेश में हो, अगर विदेशी जैसे अमेरिका में अगर रह के कोई व्यक्ति आपको वहाँ रेमिटेंस भेज रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा, जीएनपी में, आपको जीएनपी में काउंट होगा। जीएनपी का सीधा सा मतलब होता है जीएनपी इज द सम ऑफ जीडीपी प्लस जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो विदेश से पैसा आता है उसको आप जोड़ दीजिए और हमारे घर में जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं उसको निकाल दीजिए तो आपको जीएनपी मिल जाएगा। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, एक कंट्री का जीडीपी इज द अनदर कंट्री का जीएनपी हो जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि जीएनपी में उस व्यक्ति के लोगों का आय जुड़ता है जो उसके देश के होते हैं। तो स्वाभाविक है, वंस कंट्रीज जीडीपी इज द अनदर कंट्रीज जीएनपी। अगर आपके यहाँ का जीडीपी है वो, तो हो सकता है वो विदेश के लिए तो जीएनपी ही होगा। If it's a highly globalized and competitive economic and many of the MNC are operating in other countries, अगर दूसरे देश में आप जाके काम कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका जीएनपी बढ़ेगा, ना कि जीडीपी बढ़ेगा। तो जीएनपी टेंड्स टू बी मोर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए आपने बिल्कुल सही सोच लिया है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीएनपी, जीडीपी, नेट फैक्टर इनकम, ये सब सिंपल टॉपिक है। ओके, अगला क्वेश्चन है टैक्स से है। टैक्स बायोंसी रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंज इन द जीडीपी। जीडीपी में बदलाव होने से जो टैक्स राजस्व में बढ़ोतरी होती है या क्या बदलाव आता है, ये टैक्स बायोंसी है। इफ देयर इज एन आउटपुट ग्रोथ एंड द टैक्स बायोंसी इज नॉट कमेंसुरेट देन इट कैन बी इम्प्लाई टू। क्या होता है इसका मतलब, अगर आप मानते हैं देयर इज आउटपुट ग्रोथ बढ़ रहा है, विकास दर बढ़ रही है, टैक्स बायोंसी उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, देयर इज ए टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी हो रही है। ग्रोथ इज ए नॉन टैक्स पार्ट ऑफ जीडीपी। ए और बी दोनों सही है और ना ही ए और ना ही बी सही है, बताइए। ठीक है, टैक्स चोरी तो सही है और हो सकता है कि जीडीपी में वृद्धि हो लेकिन वो टैक्स का हिस्सा ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्स में नहीं आते हैं, पार्ट नहीं होते हैं टैक्स का, तो नॉन टैक्स पार्ट हो सकता है। तो बिल्कुल बी और ए और बी सही है, एब्सोल्युटली सी इज द राइट आंसर। टैक्स बायोंसी को आप कैसे समझाइएगा? टैक्स बायोंसी सीधा मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू टू दी जीडीपी ऑफ द रेवेन्यू, जीडीपी ऑफ द कंट्री। Tax buoyancy explain that this relationship between the changes in the government's tax revenue growth and change in the GDP. GDP को नीचे लिखिए, ऊपर को लिखिए change in the government tax revenue. दोनों का अनुपात। It refers the responsiveness of the tax revenue growth to change in GDP. GDP में बदलाव से टैक्स के रेवेन्यू में कितना बदलाव आया। When a tax is buoyant, इसका मतलब है its revenue increase without increasing the tax rate.
ध्यान रहे, एक दो टर्म होता है, एक टैक्स इलास्टिसिटी होती है और एक टैक्स बायोंसी होता है। जब टैक्स बायोंसी की बात हो रही है तो विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट, इफ देयर इज ए इंक्रीजिंग इन द रेवेन्यू ऑफ द टैक्स, और टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है बिना टैक्स की दरों में परिवर्तन किए, तो ये टैक्स बायोंसी है। लेकिन अगर टैक्स बायोंसी ना होके अगर टैक्स इलास्टिसिटी पूछे तो विद द चेंजिंग इन द टैक्स रेट देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द टैक्स रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो मैंने बता दिया आपको। ओके, व्हेन द टैक्स बायोंट इट रेवेन्यूज इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, इफ द आउटपुट ग्रोज, अगर आउटपुट बढ़ता है, द टैक्स बायोंसी इज नॉट कमेंसरेट, इट मीन्स अगर आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन टैक्स बायोंसी उतना ही है, तो इसका यही मतलब निकलता है कि क्या होगा, एक तो देयर इज ए टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी हो रही है, या फिर ग्रोथ इन द नॉन टैक्स पार्ट ऑफ जीडीपी, जैसे कि एग्रीकल्चर जो कि टैक्स का हिस्सा नहीं है। इनकम टैक्स इन इंडिया इज, क्या है इनकम टैक्स? लेविड, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आई think about it. Levied by the central government, collected and appropriated by the state government. Levied, collected and appropriated by the state government, which is the correct statement about income tax. Income tax तो पता होगा, व्यक्तियों की जो आय होती है उस पर जो लगाया जाता है वही इनकम टैक्स है। आप इसको किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। टैक्स का बर्डन उसी व्यक्ति पर होता है जिस पर लगाया जाता है। और टैक्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उस वैसे टैक्स का सीमा एक बढ़ता है। ओके, तो थिंक अबाउट इट। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है लेकिन कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सॉरी, इसका गलत जवाब हो गया मेरे से। ये लेविड भी किया जाता है, कलेक्टेड भी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सेंट्रल और स्टेट के बीच। जी हाँ, इसका सही जवाब बी है, ये होगा। मैंने कन्फ्यूज हो गया। कन्फ्यूज इसमें होना ही नहीं था, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना था, क्योंकि सेंट्रल इनकम टैक्स तो आपको पता होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आपको IRS बनना है तो पता है IRS किसके अंदर आता है। इनकम टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल बट इज प्रोसीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 280 आर्टिकल 280 लिख भेजिए मुझे, किस के बारे में बताता है आखिर टैक्स का जो बंटवारा होता है वो किस आधार पे होता है, सेंट्रल टैक्स का और राज्य का टैक्स का बंटवारा किस प्रकार होता है। आप वित्त आयोग के बारे में लिखिए। एक्सटर्नल एड इज द बेस्ट मीन्स टू फिनांस गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट। एक्सटर्नल जब बाहरी आप ऋण लेते हैं या उधार लेते हैं या एड्स लेते हैं, उसका मतलब होता है मीन्स टू फिनांस द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज क्योंकि इट ब्रिंग्स इन फॉरेन करेंसी एंड दैट इज ऑल्सो यूजफुल टू ब्रिज a balance of payment apart from its utility in development expenditure. It does not cause crowding out effect in domestic market and it is favorable to the domestic borrowers. I think this is the simple question but logical question. आपको अगर पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, आपको ये पता होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में फिजिकल डेफिसिट का क्या उद्देश्य होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, सरकार उधार क्यों लेती है, सरकार बाहरी, अगर सरकार को बाहर से ऋण मिलता है तो इसका क्या फ़ायदा है, क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट में क्राउडिंग इफेक्ट के क्या रोल होते हैं। चलिए, आई थिंक ये सब सारे चीज़ों को जानने के पश्चात सी इज द राइट आंसर। इफ द एक्सटर्नल एड इज अ ग्रांट, अगर बाहरी कोई, मतलब सपोज IMF है या वर्ल्ड बैंक है, हमको उधार देती है, अब बोलते हैं चलो माफ़ कर देते हैं, एक तरह से ग्रांट ही हो गया, लोन नहीं है, क्योंकि आपको उसको लोन में क्या होता है, मूलधन और इंटरेस्ट दोनों चुकाना पड़ता है, लेकिन ग्रांट में ऐसा कुछ नहीं, एक लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है। तो ये रेवेन्यू सबसे पहले तो ये करंट अकाउंट में आएगा, और करंट अकाउंट में आएगा तो विदाउट इंटरेस्ट आपको चुकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रांट है ये। नो बेटर टू फिनांस द डेफिसिट, इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता तरीका डेफिसिट को पूरा करने का, इफ़ वी इग्नोर द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। लेकिन अगर ध्यान रहे कि अगर ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा अगर विदेशी सहायता मिल जाए तो हो सकता है हमारे देश में इन्फ्लेशन आ जाए, क्योंकि बाजार में पैसा बहुत तरलता ज़्यादा आ जाएगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है, ग्रांट मिलना अच्छी बात है। व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स एंड इफ द गवर्नमेंट डिजायर टू बोरो द लार्ज शेयर ऑफ इट्स टू द फिनांस फिजिकल डेफिसिट, अगर मानते भारत सरकार अगर फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बाजार से मार्केट से लोन उठाना, इकट्ठा करना, बोरो लेना स्टार्ट कर दे, इट टेंड्स टू रेज द डिमांड ऑफ फॉर फंड्स इन द मार्केट, दिस सूट द मार्केट इंटरेस्ट रेट, इससे मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा
फॉर द फंड्स फॉर एंड काउजेज प्रॉब्लम टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और घरेलू निवेशकों को दिक्कत हो जाएगा। हु नाउ हैव टू पे ए हायर इंटरेस्ट रेट टू अवेल द सेम लोन, उसी लोन को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक अब इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा, और इस प्रभाव को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इफ द सेम मनी इज बोरोड फ्रॉम द अब्रोड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट डज नॉट अकर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मैच ऑफ द फ्लोइंग फेयर्स। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का क्या मतलब होता है, और रिफ्लेशन प्राइसेस का क्या मतलब होता है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू नो अबाउट दैट इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन। चलिए थिंक अबाउट दैट। सबसे पहले आप इसको करेक्ट कोट करना है, तो आप जो जो जानते हैं वो करिए। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बनता है, तो सी का सी में मिलाइए, सी का सी, 3 का सी, देखिए सी, इसका मतलब एक और ए और बी के अलावा आंसर कोई नहीं हो सकता है, ये सही है। और दूसरा बात आप ये भी जानते हैं कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो डिसइन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में और चलिए रिसेशन का मतलब है कि अच्छा वो नहीं जानते तो कम से कम रिफ्लेशन तो जानते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर, तो ए और बी दोनों में सेम है। अब रही बात डिफ्लेशन जो होता है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है कि डिसइन्फ्लेशन नेगेटिव इंटरेस्ट होता है। आपको पता होगा कि डिफ्लेशन जो होता है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो भी नेगेटिव में होना चाहिए। जनरल फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, उसको क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर। चलिए मैंने बता दिया, अब इसका बारे में सोचिए, थोड़ा सा और सोचना चाहते तो सोच सकते हैं। 5वां प्रश्न है यह। चलिए इसका सही जवाब है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि डिसइन्फ्लेशन में होता है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है जनरल फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस। रेट जब बात करें तो डिसइन्फ्लेशन होगा और डिफ्लेशन जब होगा वो जनरल प्राइस का डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू वार्ड्स द पोल, जैसे जैसे अब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्या लॉन्गिट्यूड का जो लंबाई है वो घट जाता है, डिक्रीज इन द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड घटता है, डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बीच का जो दूरी होता है वो घट जाता है जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं। और ध्यान रखना इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। चलिए पहली बात तो बी को काटिए, आई मीन 3 होगा नहीं, जिसमें जिसमें 3 है वो ख़त्म, तो सही जवाब है इनकरेक्ट 1 और 2, क्योंकि ये सही बात है कि डिस्टेंस जो होता है वो घटता है, तो 3 तो होगा नहीं। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन जो कि अराउंड द अर्थ वर्टिकली जो लंबवत होता है, अप एंड डाउन, जो उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है इमेजिनरी लाइन, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, प्लीज लाइन्स आर नन, दिस लाइन्स आर नोन एज मेरिडियन, इसको मेरिडियन भी कहा जाता है, देशांतर। मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट द पोल्स, ये जाके पोल में घुस जाता है, कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, सब जितने भी मेरिडियन हैं सब आके कन्वर्ज होते हैं, कहाँ पर, पोल में। अनलाइक द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जबकि लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल होता है। लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ, इनका दूरी तो लंबाई तो वही होता है। अल्टीट्यूड इज हाइट ऑफ द प्लेस ओवर द सी लेवल, ऊंचाई जो होता है वो सी लेवल से मापी जाती है, एक वह ऊंचाई है, मतलब अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ द प्लेस ओवर द सी लेवल, किसी भी स्थान का वह ऊंचाई जो उसके सी लेवल से मापी जाती है। अल्टीट्यूड हैज नो रिलेशन या नो कोरिलेशन विद द लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई का उसके लैटिट्यूड और उसके लॉन्गिट्यूड से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हो सकता है 0 डिग्री अक्षांश पे आप पर्वत के ऊपर बैठे हैं तो आपकी ऊंचाई अलग हो जाएगी, और उसी अक्षांश पे कोई अगर नीचा हो तो उसका ऊंचाई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है एक ही अक्षांश पर अलग अलग ऊंचा स्थान हो। एज लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज टूवर्ड्स द पोल, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो पोल में आके मिल जाते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है उनके बीच 0 हो जाता है, लगभग आके पूरी तरह से घट जाता है। पोल में तो आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस 0 होता है, 0 हो जाता है उसके बीच की दूरी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एंगुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशियन देन इन द अटलांटिक ओशियन, ये जो साल भर का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो पैसिफिक में ज़्यादा होता है देन अटलांटिक के तुलना में।
एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सही है कि नहीं है, सोचिए, थिंक अबाउट इट, करेक्ट स्टेटमेंट, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। चलिए, इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। ये नीचे वाला सही है, क्योंकि नीचे में पानी ज़्यादा है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिलेटिवली लोअर इन द लार्जर ओशियन। जितना बड़ा ओशियन होगा एनुअल रेट टेम्परेचर उतना ही कम हो जाए, क्योंकि पानी का अपना एक प्रभाव होता है जिसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। एनुअल रेंज टेम्परेचर इज अ रिलेटिवली हाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, चूँकि उसमें कंटिनेंटल इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा होता है, लार्जर द लैंड एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द सदर्न हेमिस्फीयर। दैट्स व्हाई यू कैन सिंपली से द रेंज टेम्परेचर। रेंज का मतलब होता है कि दिन का समय और रात का समय का अंतर, वो साल भर का अगर निकाला जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा ज़्यादा आएगा देन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका सीधा कारण है जल की उपस्थिति। किसी भी स्थान में अगर वो स्थान जल के संपर्क में है, वाटर बॉडी के नज़दीक है और वो समुद्र है, तो और भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप दो स्थान का टेम्परेचर नापिएगा, जैसे पुणे का और मुंबई का, तो पुणे जो है समुद्र से दूर है और जबकि मुंबई समुद्र से नज़दीक है, तो सिंपली यू कैन से कि एनुअल टेम्परेचर जो होगा वो मुंबई का कम होगा देन दैट ऑफ द पुणे। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉक्सस माउंटेन। ये कॉक्सस माउंटेन के बारे में सोचिए। कॉक्सस माउंटेन आर द माउंटेन सिस्टम एट द इंटरसेक्शन ऑफ द यूरोप एंड एशिया। ये यूरोप और एशिया के एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे कॉक्सस माउंटेन है। इट स्ट्रेचेज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ये ब्लैक सी से लेके कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। अकांगुआ इज द हाईएस्ट पीक इन द कॉक्सस रेंज। अकांगुआ जो पीक है वो कॉक्सस माउंटेन पे सबसे ऊंचा पीक है क्या, सोचिए। चलिए, इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। 1 and 2 इज द राइट आंसर। कॉक्सस माउंटेन आर द माउंटेन सिस्टम दैट इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया, जो कि फैला हुआ है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच। हाईएस्ट पीक इसका अकांगुआ नहीं है, इसका एल्ब्रस माउंटेन है। कॉक्सस माउंटेन का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला या ऊंचा पर्वत माला जो है वो एल्ब्रस है, या एल्ब्रस। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज कोस्टल लाइन टचेस 10 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज। क्या ये सही है? भारत का जो कोस्ट लाइन है वो 10 राज्यों और 4 यूटी से गुजरता है। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन की लंबाई सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इज राइट और नॉट? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन अबाउट अंडरस्टैंडिंग। You know, one statement is absolutely incorrect, so B is the right answer. 2 and 3 is the right answer. India is a federal union and comprising 28 state, 8 UT, but presently you can simply say total it is 36 entities हो गई. November 2019, the government of India introduced legislation to merge the UT of Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli in a single UT. to be known as दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इफेक्टिव फॉर्म, और ये 2020 में लागू हो चुका है। इंडियाज कोस्ट लाइन टचेज 9 स्टेट्स। इन 9 राज्यों से होकर गुजरता है। 9 राज्यों में कोस्ट लाइन है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, वेस्ट बंगाल, और 4 यूटी है। दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अमॉन्ग द स्टेट्स एंड यूटी in India, Bihar has the highest population density. Okay. Among the northern eastern states, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, असम हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। राजस्थान फॉलोड बाय मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जो है जिसका लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया है वर्तमान में। चलिए, थिंकिंग अबाउट इट। Let's see. C is the right answer. 2 and 3. 1 is absolutely incorrect. According to 2011 census,
स्टेट बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 किलोमीटर अमोंग यूटी एंड सिटी दिल्ली द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो देख लीजिए 11,29। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि इंडिया में अमोंग द स्टेट एंड यूटी दोनों मिला के नहीं, बल्कि अगर यूटी मिला दिया जाए तो फिर दिल्ली आगे निकल जाएगा। अगर केवल राज्यों की बात हो तो उसमें बिहार सबसे ज़्यादा है, इसलिए एक ऑप्शन बिल्कुल ही गलत था और आप एक को छाट सकते थे। एनसीटी जो है सबसे ज़्यादा, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव ए लो अल्बिडो, किसका सबसे लो अल्बिडो है, बेयर सोइल का, डेजर्ट सैंड का, फ्रेश असफाल्ट का या ओशियन आइस का? कौन सबसे ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसी का सबसे लो अल्बिडो होगा, सोचिए। चलिए, इसका सही जवाब है फ्रेश असफाल्ट, ये सबसे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। अल्बिडो आपको याद नहीं करना, बस आपको याद रखना है फ्रेश असफाल्ट का सबसे कम होता है, उसके बाद फिर बेयर सोइल, उसके बाद डेजर्ट सोइल और ओशियन का तो सबसे कम। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन इन इकोसिस्टम, इन ए एक्वाटिक इकोसिस्टम मोर एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन देन डेट्रियस फूड चेन। एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है, मोर एनर्जी फ्लो होता है ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में डेट्रियस फूड चेन में। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डेट्रियस फूड चेन देन ग्रेजिंग फूड चेन, और ओनली 10% एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनर्जी फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। स्टेटमेंट कौन सा सही है? Okay, 1 2 is the correct statement or not C? Let's see. A is the right answer. In aquatic ecosystem, gauging food is the major conduit for energy flows. As against this, terrestrial ecosystem, much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than the grazing food chain. When energy is passed in ecosystem from one trophic level to the next, only 10% of the energy will be passed. केवल 10% एनर्जी पास होता है, ना कि 10%, अराउंड 90% एनर्जी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इट्स लीडेंस लॉ। यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी नेसेसरी इन्वॉल्व्स, जब यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी का होता है, इसके लिए क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ वाटर बॉडी, पानी का बहुत गर्म हो जाना, इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर बॉडी, और तीसरा है कैल्सिफिकेशन ऑफ बैड डिपॉजिट। चलिए, यूट्रोफिकेशन होने के लिए सबसे सही जरूरी है 2 ओनली, 2 से ही काफ़ी है यूट्रोफिकेशन कराने के लिए। यूट्रोफिकेशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी तरह, यूट्रोफिकेशन मतलब एक तरह से हम लोग संपोषण बोलते हैं उसको, by which the body of water acquires a high concentration of nutrient, especially phosphate, nitrates. This typically promote excessively growth of algae. इससे algae का बहुत तेजी से विकास, प्रस्फुटन होता है, इसको algae boom बोलते हैं। As the algae die and decompose, जैसे algae मरता है, decompose होता है, high level of organic matter and decomposing organisms deplete water of level of oxygen, causing the death of the other organism. और उससे क्या होता है, और दूसरे जीव मरने लगते हैं, जैसे कि मछलियाँ मरने लगती है। हीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी एंड टिपिकली डिक्रीज द लेवल ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर। और साथ साथ पानी में अगर गर्म चीज़ या गर्म कोई भी पानी मिलाया जाए तो उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। दिस कैन हार्म एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, एम्फीबियंस, अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, बट दिस इज नॉट नेसेसरी विद द यूट्रोफिकेशन। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूट्रोफिकेशन होने से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ, यूट्रोफिकेशन होने से लंबे समय बाद वो जोन जो होगा हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल स्लो एजिंग प्रोसेस फॉर वाटर बॉडी, बट ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ग्रेटली स्पीड अप द प्रोसेस। इससे मानवीय गतिविधि से ह्यूमन ये बढ़ जाता, तेज़ी से होता है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है और स्लो होने वाला है, लेकिन मनुष्य उसको बहुत तेज कर सकता है चाहे तो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव इन अ डीप ओशन वाटर,
कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? विच इज द मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव द डीप ओशन वाटर्स? ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, येलो अलगी सबसे ज्यादा डीप ओशन में पाया जाता है। 4 का इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है रेड अलगी। रेड अलगी इज द राइट आंसर। लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर लाइफ इन डीप ओशियन। लाइट बहुत ही जरूरी होता है समुद्र के अंदर जीवन होने के लिए। नॉट द ऑल कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेराइन प्लांट्स लिविंग एट अ डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशियन। सनलाइट इज ब्रोकन इनटू द 7 कंपोनेंट कलर्स एज इट पेंट्रेट्स थ्रू द ओशियन वाटर बाय डिस्पर्सन। जैसे पानी में सूरज का प्रकाश प्रवेश करता है वो डिस्पर्सन हो जाता है, छितरा जाता है। जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो बच जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट पेंट्रेट डीपर वेयर एज शॉर्टर वेवलेंथ डू। और जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो कर सकते हैं, पेंट्रेट कर सकते हैं। अलगी यूज फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर फूड। अलगी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है मैंने खाना बनाने के लिए। सो वंस यूटिलाइजिंग द शॉर्ट वेवलेंथ फॉर फोटोसिंथेसाइज सर्वाइव। रेड algae have the red pigment which carries out photosynthesis using only shorter wavelength light found in the greater depths. They can be found as deep as 200 meter in the ocean water. Increased snow cover on a water body can lead to, अगर पानी में स्नो कवर बढ़ता जाए तो क्या हो जाएगा? Sudden support of phytoplankton population which are not dependent on photosynthesis. Improved oxygen exchange and nutrient cycle in the lake. A condition of winter kill causing the large scale of death of the fishes and organism. Okay, think about it. इसका सही जवाब B is the right answer. Only 3 is the right. Phytoplankton float on the top of the surface of the water bodies and require sunlight to thrive. Ice cover will reduce their breeding grounds and population. The snow cover blocks the exchange of nutrients and oxygen from the atmosphere. Snow cover of ice on water can effectively cut up light, plugging the waters into the darkness. Hence, photosynthesis stops, but respiration continues. Thus, in the shallow lake, oxygen get depleted, but due to the lack of oxygen, there is a large scale death of the fishes and other organisms. This condition is known as winter kill. इसी को तो कहते हैं winter kill. Next question. Which of the following acts passed by the British Parliament introduced an open competition system of selection and recruitment of the civil servants in India and before independence, and a separate legislative wing for the Governor General? Think about it. This is a simple question, so don't worry about it. This is the simple. Charter Act 1853, feature of 1853 Act. It separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General's Council. It provided for addition of 6 new members called Legislative Councillor to the Council. In other words, it established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as Indian Legislative Council. Legislative wings of the Council function as a mini parliament, adopting the same procedure as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was created a special function of the government, requiring special machinery and special process. It introduced an open competition system of selection and recruitment of the civil servant. The covenanted civil services was thus thrown open to the Indians also. Accordingly, Macaulay Committee, the Committee of Indian Civil Service, was appointed in 1854. Before the Charter Act 1833 attempt to introduce a system to open competition of selection of the civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any office and
That's all for in this video. Watch my video. If you love this video, please share it and subscribe my channels. Thanks a lot for watching this video once again.